हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज हम सीरीज़ C8 में पार्ट 5 ले रहे हैं, प्रमाप विचलन का शेष भाग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रमाप विचलन या मानक विचलन क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन। अब सतत श्रेणी में हम सीधा ही पद विचलन रीति से न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आपको पूरा चार्ट हमने बताया था कि सूत्र कैसे बनते हैं, किसी भी श्रेणी में और किसी भी रीति का सूत्र कैसे एक दूसरे से जॉइंट है, ये हमने पढ़ा था। अब पद विचलन रीति कब काम में लेते हैं? जब समांतर माध्य दशमलव में आता हो, है ना, और तो लघु रीति लेंगे, और लघु रीति लोगे तभी पद विचलन रीति प्रयोग में आएगी। लेकिन शर्त है, लघु रीति में विचलन निकालने के बाद हमें ऐसा लगे कि इस विचलन में से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, तभी आपके पद विचलन रीति प्रयोग में आएगी। सतत श्रेणी में तो जनरली काम में आएगी, लेकिन वहाँ पर शर्त यह है कि वर्ग अंतराल समान हो, समान वर्ग अंतराल हो, या हम कहें कि डी निकालने के बाद हमको लगे कि इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है, तो पद विचलन रीति प्रयोग में आती है। ये न्यूमेरिकल दे रखा है, प्राप्तांक 0 से 9, 10 से 19 सतत श्रेणी तो है, लेकिन इसमें भी कौन सी? अपवर्जी या समावेशी। कौन सी? समावेशी। अपवर्जी की कौन सी होती है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होता तो अपवर्जी होती। ये समावेशी है। समावेशी किसको कहते हैं? जिसमें अपर लिमिट, ऊपरी सीमा को भी उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, समावेश किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जैसे किसी बच्चे के प्राप्तांक 9 होंगे तो वो भी 0 से 9 में ही आएगा, और 0 है वो भी 0 से 9 में आएगा, जबकि अपवर्जी में हम ऊपरी सीमा को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अपवर्जी हो या समावेशी हो, प्रमाप विचलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये प्राप्तांक दे रखे हैं और ये छात्र संख्या को हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। अब हमें मध्य बिंदु चाहिए, x चाहिए। बिना x के हम विचलन कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, 2 का भाग दे दो, ये हमारा मध्य बिंदु x आया। अब हमें विचलन d निकालना है। d दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो वास्तविक माध्य से, तो वो फिर प्रत्यक्ष रीति हो जाएगी, या फिर कल्पित माध्य से, है ना। तो हम यहाँ क्योंकि पद विचलन रीति से कर रहे हैं इसलिए कल्पित माध्य। अब इनमें से ये जो मध्य बिंदु आए हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ा, 0 और 9 बटा 2 4.5। अब सभी में 10 का वर्ग अंतराल है, तो आप एक वैल्यू निकाल के 10 10 जोड़ दो, है ना। ये सारे मध्य बिंदु आ गए। अब इनमें से किसी भी एक को कल्पित माध्य मान लो। हम 24.5 को मान लेते हैं, ए 24.5 एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब डी निकालना है, x माइनस ए। x हमारा ये रहा और a हमने 24.5 लिया है। इनमें सब में 24.5 घटाने पर यह आया -20 -10 0 +10 और +20। अब यहाँ d निकालने पर हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें सब में 10 कॉमन निकाला जा सकता है, 10 का भाग लग सकता है, तो हम d डैश निकालते हैं। d डैश कैसे निकलेगा? जो विचलन है ना d, इसमें जो कॉमन मल्टीपल है, जिसको हम h भी कह सकते हैं, i भी कह सकते हैं। i इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका इंटरवल 10 है, और जितना इंटरवल होता है उतना ही कॉमन निकलता है। तो d अपन i यहाँ पर है 10 से डिवाइड करने पर ये -2 -1 0 +1 +2, ये d डैश निकल गया। अब हमें क्या करना है मालूम नहीं है। हम पहले न्यूमेरिकल का इसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि अगला कॉलम हमें क्या बनाना है। हम याद थोड़ी कर सकते हैं कितने कॉलम बनेंगे। फार्मूला लिखते हैं। ये सिग्मा का फार्मूला है। क्या है? सिग्मा f d डैश स्क्वायर अपन n, मतलब सिग्मा हमें टोटल चाहिए किसका? f d डैश स्क्वायर, f इंटू डी डैश स्क्वायर। ठीक है। और क्या चाहिए?
सिग्मा एफ डी डैश ओपन एन का होल स्क्वायर। तो एफ डी डैश का भी टोटल चाहिए और एफ डी डैश स्क्वायर का भी टोटल चाहिए। तो पहले हम एफ डी डैश निकाल लेते हैं। ये एफ और ये डी डैश दोनों का गुणा करके हमने एफ डी डैश निकाला। ये 12, ये -2 तो -24, 15 -1 -15। एफ और डी डैश का गुणा कर दिया, ये एफ डी डैश आ गया। अब हमें एफ डी डैश स्क्वायर निकालना है। दो तरीके हैं, या तो हम डी डैश का स्क्वायर करके एक कॉलम और बनाएं फिर एफ का गुणा करें। ऐसा नहीं करेंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ऐसी लेबर नहीं करना। एफ डी डैश में ही डी डैश का गुणा कर दें तो भी एफ डी डैश स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यहाँ लिखा हमने एफ डी डैश इंटू डी डैश, दोनों पास पास में लिखे हैं, इन दोनों का गुणा कर दो, ये एफ डी डैश स्क्वायर हो गया। इन दोनों का गुणा करने पर यह आया। और अब हमें टोटल किसका चाहिए, फार्मूले में देखना, अपनी मर्जी से टोटल नहीं करना है। एफ डी डैश स्क्वायर का टोटल, इसका टोटल कर दिया। एफ डी डैश का टोटल, ये एफ डी डैश का टोटल, तो इसमें प्लस प्लस का तो 44 और माइनस माइनस का 39 है। प्लस माइनस सॉल्व करने पर 5 आया। ये दोनों टोटल आ गया। एन, एन क्या, पदों की संख्या, अर्थात यहाँ पर तो आवृत्ति का योग, क्योंकि जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर आवृत्ति का योग ही एन होता है। एन का ये एफ का टोटल करने पर 100 आया। ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर रखी। ध्यान रखना रूट के अंदर और इंटू आई है। आई क्यों है, पद विचलन रीति है, एक बार आई से डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई हमने कितना लिया है 10, ये 10 का गुणा हुआ। रूट के अंदर की सारी वैल्यू पहले सोल्व होनी चाहिए। ये 1.29 और ये -0.05 का स्क्वायर किया तो 0.0025 आया और ये 10 बाहर है। इनको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आता है 11.34, यह आया, सिग्मा आया, ठीक है ना। अब मान लो प्रमाप विचलन गुणांक निकालना पड़े, ये प्रमाप विचलन तो आ गया। गुणांक निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, सिग्मा ओपन एक्स बार। एक्स बार कहाँ है ना, नहीं है ना, तो एक्स बार हम निकाल देते हैं, वो भी पद विचलन रीति से। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओपन एन इंटू आई। ए क्या लिया था 24.5, सिग्मा एफ डी डैश ये हमारा 5 आया, एन 100 है और ये 10 है, ये हमारा 25 आया, है ना। यदि गुणांक निकालना हो तो सिग्मा ओपन एक्स बार करके हम गुणांक निकाल सकते हैं। ये हमने पढ़ा प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, प्रमाप विचलन क्या होता है। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, प्रसरण वेरिएंस। प्रमाप विचलन से आगे प्रमाप विचलन ज्ञात हो तो ही हम प्रसरण निकाल सकते हैं। ये प्रमाप विचलन का स्क्वायर है, वर्ग है। प्रमाप विचलन के वर्ग को ही प्रसरण कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ मोमेंट है, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन है। अपकिरण की द्वितीय घात भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, प्रसरण वेरिएंस VAR लिखते हैं हम इसको, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा आप ज्ञात करोगे तो उसका स्क्वायर करने पर हमें प्रसरण ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट में COV, शॉर्ट में प्रसरण गुणांक, विचरण गुणांक। कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले इसे दिया था, इसलिए इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी बोलते हैं। ये क्या काम आता है, देखिए, जब भी दो श्रेणियों में विचरण की, वेरिएशन की तुलना करनी है, क्योंकि इसमें विचरण ज़्यादा है, मतलब फैलाव ज़्यादा है, और किसमें विचरण कम है, तो हम केवल विचरण गुणांक से मालूम कर सकते हैं। विचरण गुणांक एक सापेक्ष माप है, इससे हम तुलना कर पाते हैं किस श्रेणी में विचरण ज़्यादा है, किस में कम है। फार्मूला देखिए इसका, दो या अधिक श्रेणियों के अपकिरण की तुलना करने के लिए COV का उपयोग होता है। प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप ही, प्रमाप विचलन गुणांक का फार्मूला क्या है, सिग्मा ओपन एक्स बार। प्रतिशत रूप अर्थात इसमें 100 का गुणा कर दो, तो COV इक्वल टू सिग्मा ओपन एक्स बार, और ये 100 का गुणा कर दिया तो ये प्रतिशत रूप में हो गया, है ना। प्रतिशत रूप में हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, और प्रतिशत आया तो निश्चित रूप से सापेक्ष माप तो है ही। इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहते हैं। अब ये जो दो लाइनें मैंने लिखी है, ये मेन हमें ध्यान रखनी है, COV के लिए स्पेशल ध्यान रखनी है। दो श्रेणियों की स्थिरता, ध्यान रखना,
स्टेबिलिटी, कौन सी श्रेणी अधिक स्थिर है, कौन सी कम स्थिर है। सजातीयता, समरूपता, होमोजीनियटी, होमोजीनियटी, ठीक है। फिर है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। फिर संगतता, कंसिस्टेंसी, एक जैसी। की तुलनात्मक जानकारी के लिए ये 4 शब्द याद रखना। न्यूमेरिकल में कहीं ये दिया हुआ नहीं रहेगा कि आप COV निकालो। न्यूमेरिकल में आंकड़े दे रखे हैं और पूछा जाएगा कौन सी श्रेणी अधिक संगत है, अधिक स्थिर है, तो हमें COV निकालना पड़ेगा। प्रश्न में दिया हुआ नहीं रहेगा कि आप COV ज्ञात करें। जब इनकी बात होती है, स्थिरता, सजातीयता, एकरूपता, संगतता की तुलनात्मक जानकारी करनी हो, COV का उपयोग होता है। कैसे? हम COV निकालेंगे इस फार्मूले से। COV कब निकलेगा? जब हमारे पास सिग्मा हो और x बार हो, अर्थात दोनों श्रेणियों का जिनमें हमें तुलना करनी है ना, दोनों श्रेणियों का हमें प्रमाप विचलन निकालना पड़ेगा अलग अलग। दोनों श्रेणियों का अलग अलग समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, है ना। दोनों का सिग्मा, दोनों का x बार निकलेगा, तभी दोनों का COV निकलेगा, दोनों का विचरण गुणांक निकलेगा। फिर क्या करना? जिसका विचरण गुणांक कम है वह अधिक स्थिर है, स्टेबल, मोर स्टेबल, अधिक सजातीय है, अधिक एकरूप है, या अधिक संगत है, मोर कंसिस्टेंट, है ना। और जिसका विचरण गुणांक ज़्यादा होता है वो लेस कंसिस्टेंट है ना, लेस स्टेबल है। आपको एक न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे कैसे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इसमें हम ले लेते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, पुराने खिलाड़ी ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, है ना। अब दोनों ने 10 पारी, क्रिकेट में 10 पारियां खेली और 10 पारियों के रन दे रखे हैं, 10 पारियों के। यदि आपको ये पूछा जाए कि दोनों में से अधिक संगत बल्लेबाज कौन है, मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, कंसिस्टेंट प्लेयर कौन है, किसको कहोगे आप? प्रश्न की भाषा समझना। दोनों में श्रेष्ठ बल्लेबाज पूछूं, दोनों में श्रेष्ठ स्कोरर, बेस्ट स्कोरर कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे? दोनों के एवरेज से बताओगे। जिसका एवरेज रन ज़्यादा है, x बार, जिसका x बार ज़्यादा है ना समांतर माध्य, वो श्रेष्ठ बल्लेबाज हो जाएगा। लेकिन मोर कंसिस्टेंट, अधिक संगत, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सकता है, सभी पारियों में एक जैसा खेलता है, वो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर होगा, मोर कंसिस्टेंट क्रिकेटर होगा। तो जिसका COV कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट। जैसे हम कहें सचिन तेंदुलकर ने 2 पारियों में तो शतक जड़ दिए और अगली 5 पारियों में 0, 2, 3, 4 पे आउट हो गए, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन यदि राहुल द्रविड़ ने सभी पारियों में 40-50 के आसपास रन बनाए हैं, ये मोर कंसिस्टेंट प्लेयर है। क्लियर हो गया? ये 4 शब्द ध्यान रखना, ये जब भी प्रश्न में आए तो हमें COV निकालना है, और जिसका COV कम होगा वो अधिक सजातीय, एक रूप या संगत होता है। नेक्स्ट, प्रमाप विचलन की गणितीय विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं प्रमाप विचलन की, क्या उपयोग हो सकते हैं? पहला है सामूहिक प्रमाप विचलन, है ना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हम सामूहिक समांतर माध्य निकालते हैं, इसी तरह सामूहिक प्रमाप विचलन भी निकाला जा सकता है। सामूहिक का अर्थात मतलब क्या है कि 2 श्रेणियां हैं, दोनों श्रेणियों के अलग अलग प्रमाप विचलन हमको मालूम है, दोनों के अलग अलग समांतर माध्य मालूम है, दोनों के पदों की संख्या मालूम है ना, तो हम उन दोनों का सामूहिक प्रमाप विचलन भी निकाल सकते हैं। सामूहिक प्रमाप विचलन का फार्मूला ये है, सिग्मा 1.2, 1-2 का मतलब होता है 2 श्रेणियों का। यदि मैं 1, 2, 3 लिखता, 3 श्रेणियों का सामूहिक, 1, 2, 3, 4, 4 श्रेणियों का सामूहिक, है ना। इसका विस्तार ऐसे ही होता जाएगा, हमने इसको लिमिट किया है केवल 2 के लिए। ये अंडर रूट के अंदर है n1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, 1 जो भी है वो प्रथम श्रेणी का है, ठीक है, प्लस n2
सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये द्वितीय श्रेणी दूसरी श्रेणी के वैल्यूज हैं, और अपन n1 प्लस n2, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, जैसे n1 n2 क्या है, तो दोनों श्रेणियों में पदों की संख्या है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, दोनों श्रेणियों के अलग अलग प्रमाप विचलन है। ये नया है कैपिटल D1 और कैपिटल D2, ये नया है। ये कैसे निकलेगा ये हमने यहाँ दिया है। डी का मतलब डेविएशन है, वो तो क्लियर है क्योंकि स्मॉल डी हमने यूज़ कर लिया, यहाँ कैपिटल डी लिखा है। D1 तो पहली श्रेणी का D1 निकालना है, तो x1 बार माइनस x बार 1 2, x बार 1 2 क्या है, 1 और 2, मतलब दोनों श्रेणियों का सामूहिक समांतर माध्य है, वो ये रहा। सामूहिक समांतर माध्य हम पहले पढ़ चुके हैं। x बार 1 2 इक्वल टू, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तभी D1 निकलेगा और तभी ये निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2, सबसे पहले दोनों श्रेणियों का सामूहिक समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद D1 x1 बार माइनस x बार 1 2 और D2 x2 बार माइनस x1 2 का बार, ये D1 D2 निकलेगा, तभी D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर निकलेगा, और इसमें इसको रखेंगे। अब इसको केवल फार्मूला ही हमें ध्यान रखना है। अब एक और इसकी विशेषता है, इसी का दूसरा रूप है, एक शर्त है, यदि दोनों श्रेणियों में पदों की संख्या बराबर है, n1 इक्वल टू n2, ठीक है, x1 बार इक्वल टू x2, दोनों में समांतर माध्य भी बराबर है, पदों की संख्या भी बराबर है, तब सामूहिक विचलन निकालने का सूत्र इतना छोटा हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल देखते ही मालूम पड़ जाए, हमको आइडिया लगाना कब ये सूत्र लगेगा। दोनों में पदों की संख्या बराबर है, दोनों के समांतर माध्य बराबर हैं, तो सिग्मा 1 2 इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओपन 2, ठीक है ना। इस सूत्र से सामूहिक प्रमाप विचलन निकल जाता है। दूसरा हम लेते हैं क्रमिक प्राकृतिक अंकों का प्रमाप विचलन। क्रमिक का मतलब होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 से 5 तक अंकों का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए, 1 से 12 तक के अंकों का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। क्रमिक, क्रम से 1 से प्रारंभ होकर कहीं तक भी, है ना, क्रमिक नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक अंकों का यदि प्रमाप विचलन गणना करना है, ये फार्मूला है, सिग्मा इक्वल टू रूट में 1/12 1/12 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, एन क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने यहाँ लिखा 1 से 10 तक के अंकों का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। दो तरीके हैं, या तो आप x मान के 1 2 3 4 ये करो, x बार निकालो, इतना टेबल इतना कैलकुलेशन करो, या डायरेक्ट ही निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना, 1 से 10 तक, तो n इक्वल टू हो गया 10, यहाँ पर 1/12 10 का स्क्वायर माइनस 1 सोल्व कर ये आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। नेक्स्ट है पद सीमाओं का निर्धारण। पद की सीमाओं का, जैसे कोई श्रेणी है ना, उसका वितरण कैसा है, यदि प्रसामान्य वितरण है, सिमेट्रिक है, सममित वितरण है, तो हम प्रमाप विचलन का और माध्य का उपयोग करते हुए पदों की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक चित्र बनाया है, ये जो कर्व है ना, बीच में हमने ये x बार लिखा है और यहाँ पर 50%, यहाँ पर 50% लिखा है, अर्थात श्रेणी सममित है, समान रूप से विभाजित है। सममित किसको कहेंगे, बीच में काटें तो 2 बराबर भाग हो जाएं, माध्य के दोनों ओर समान वितरण है, तो ये सममित वितरण है। ऐसी स्थिति में सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है। बीच में तो x बार है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक है, एक एक सिग्मा का अंतर है। जैसे इधर एक हमने कि x बार प्लस सिग्मा या x बार प्लस 1 सिग्मा लिख दें, ये x बार प्लस 2 सिग्मा, ये x बार प्लस 3 सिग्मा। इसी तरह से यहाँ पर x बार माइनस 1 सिग्मा, x बार माइनस 2 सिग्मा, x बार माइनस 3 सिग्मा। मतलब समांतर माध्य और प्रमाप विचलन यदि आपको ज्ञात हो तो ऐसी सममित या प्रसामान्य बंटन में हम मूल्यों के वितरण की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद मूल्य एग्जिस्ट हो जाएंगे, समावेश हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा है x बार माइनस 1 सिग्मा से x बार
+1 सिग्मा तक, मतलब इस रेंज में श्रेणी के 68.27% मूल्य एग्जिस्ट होंगे, समावेशित होंगे। फिर है x बार -2 सिग्मा से x बार +2 सिग्मा, इस लिमिट में कितने मूल्य आ जाएंगे, ये हमने लिखा 95.45% वैल्यू एग्जिस्ट होंगे इन दो लिमिट के बीच में। ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और x बार -3 सिग्मा से x बार +3 सिग्मा, ये एक्सट्रीम है ना। इन दोनों बॉर्डर के बीच में श्रेणी के 99.73% वैल्यू एग्जिस्ट होते हैं। तो ये वैल्यू, ये हमें ध्यान रखना है, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। और ये इसका एक प्रयोग भी है कि प्रमाप विचलन हो, इसके उपयोग से हम ये वैल्यू की लिमिट निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी स्थिर मूल्य अचरांक कांस्टेंट वैल्यू का ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया का क्या प्रभाव रहेगा। जैसे आपको यदि ध्यान हो, हमने समांतर माध्यम में पढ़ा था कि श्रेणी के सभी मूल्यों में यदि किसी कांस्टेंट को जोड़ दें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, तो समांतर माध्य पे x बार पे समान प्रभाव होता है, अर्थात x बार उतना ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमाप विचलन पर कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होगा। तो श्रेणी के सभी मूल्यों अर्थात x में किसी कांस्टेंट को जोड़ दें, मान लो 5 सब में जोड़ दें और फिर से प्रमाप विचलन निकालें, प्रमाप विचलन वही आएगा। देखिए x + c करने पर सिग्मा ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिखा मैंने अप्रभावित, अर्थात कांस्टेंट को जोड़कर फिर निकालो प्रमाप विचलन तो भी वही आएगा। कांस्टेंट को माइनस कर दें, श्रेणी के सभी मूल्यों में 5 माइनस कर दें और फिर से प्रमाप विचलन निकालें तो भी वही आएगा। तो प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिग्मा ही रहता है, अप्रभावित होता है। लेकिन मल्टीप्लाई कर दें, श्रेणी के सभी मूल्यों में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें और फिर से प्रमाप विचलन निकालें तो वो भी उतना मल्टीप्लाई में ही नया प्रमाप विचलन आएगा। ऐसा ही डिवाइड पर है कि श्रेणी के सभी मूल्यों में कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो ये इस पर डिवाइड का ही इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रमाप विचलन के गुण और दोष। गुण क्या है, सभी मूल्यों पर आधारित है, इसीलिए तो प्रमाप विचलन को बेस्ट कहा है, श्रेष्ठ माप है, विचरण का श्रेष्ठ माप है। क्यों है, क्योंकि सभी मूल्यों पर आधारित है, विचरण का निश्चित माप है। उच्च स्तरीय बीजगणितीय प्रयोग संभव है, यहाँ पर हम प्लस माइनस के साइन भी नहीं छोड़ते हैं, और जैसे कि माध्य विचलन में तो हम छोड़ देते हैं। प्रतिदर्श में परिवर्तनों से कम प्रभावित, लेस इफेक्टेड, है ना, कम प्रभावित होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है। कैसे, सैंपल चेंज करने पर। जैसे हमने समग्र में से प्रतिदर्श को बदल दिया, थोड़ा सा यदि सैंपल बदल दिया, नया सैंपल लेके अगर हम निकाल रहे हैं तो भी उतना प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है दोष। तो गणना जटिल है तो वो तो दिख रही है, फार्मूला इसमें अंडर रूट लगता है, रूट लगता है, कैलकुलेशन में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आती, गणना इसकी जटिल है। सीमांत या चरम मूल्यों को अधिक महत्व, या हम कहें कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, मार्जिनल वैल्यूज़ हैं, अर्थात न्यूनतम और अधिकतम मूल्य जो हैं उनसे ये अधिक प्रभावित होता है। अब है अपकिरण के विभिन्न मापों में परस्पर संबंध। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ ये 5/4 है तो 4/, इतना सारा रटते और वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसका एक सिंपल इतना ही याद रखना है, देखिए 6, 7.5 और 9 ये तो याद रह जाएगा, 1.5 का ही फ़र्क है ना। 6 में 1.5 जोड़ दिया 7.5, इसमें जोड़ दिया 9, 6, 7.5, 9 ये पहले लिख लो। फिर आप याद रख लो प्रमाच, प्र मतलब प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, मा मतलब माध्य विचलन मीन डेविएशन, च मतलब चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। बस इतना सा याद करोगे सारे रिलेशन बनेंगे, आप चाहो वो रिलेशन बना दो। 6, 7.5, 9 प्रमाच। देखिए अब क्या करना, यहाँ 2, 4 करके मैंने बताए हैं। जैसे पहले मुझे यहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड डेविएशन रखना है, चलिए ठीक है, लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड डेविएशन रख लिया। उधर साइड में मुझे क्या चाहिए, माध्य विचलन चाहिए, ये मैंने माध्य विचलन यहाँ लिख दिया। अब माध्य के साथ में क्या है 7.5, ये तो इसके साथ में तो साथ में ही रहेगा, है ना।
और इसके नीचे क्या आएगा, तो आपने यहाँ क्या लिया है, सिग्मा। सिग्मा के साथ क्या था, 6, तो ये 6 यहाँ डिवाइड हो गया है ना, ये 15 से ही सारा डिवाइड होता है, तो 5/4 MD ये आ गया। अब जैसे यहाँ देखो आप, MD को डिफाइन करना है QD में, तो MD तो यहाँ लिख दिया, अब QD यहाँ लिखा, QD के साथ क्या है 9, तो 9 ऊपर आ गया, और MD के साथ क्या था 7.5, इसको डिवाइड कर दिया। ये भी 15 वाली टेबल से ही चलेंगे, ठीक है ना, तो ये 6/5 QD। इसी तरह यहाँ सिग्मा रखना और यहाँ QD रखना है, तो QD के साथ में क्या है 9, ये 9 था तो 9 रख दिया, और सिग्मा के साथ क्या है 6 रख दिया, ये भी काट दिया, तो 3/2 QD। इसी तरह QD को SD में स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफाइन करना है, तो QD तो यहाँ लिखा, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या है 6 ऊपर लिख दिया, और QD यहाँ है, QD के साथ क्या था 9 को डिवाइड कर दिया, ये 3 की टेबल 2/3 सिग्मा। इस तरह से हम कोई भी एक अगर दे रखा है तो दूसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या उनका आपस में रिलेशन भी क्लियर कर सकते हैं। ये हमने प्रमाप विचलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसका अध्ययन किया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।